Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक की घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आपको पता है कि अभी तक इस सीरीज में हमने पॉलिटी के 23 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 24वां चैप्टर चल रहा है, जिसके हम 2 पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम एक न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हमारे वीडियो की। आपको पता है कि इस चैप्टर के सुप्रीम कोर्ट चैप्टर के 65 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किसमें निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी लोकसभा में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में या फिर ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में। तो आपको पता है कि जो भारतीय संविधान है इसका अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में अभिभावकत्व निहित है। आपको पता है कि जब भी संविधान को इंटरप्रेट करना होता है, इसकी व्याख्या करनी होती है या फिर संविधान के बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है, उसे जस्टिफाई करना होता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर आपको असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है। असर्शन में आपको बोला गया है कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, और इसका रीज़न दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो आपको भारतीय संविधान के बारे में पता है, जिससे आपको ये क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। आप सभी को पता है कि जो केंद्रीय कानून होते हैं उनको संवैधानिकता सर्वोच्च न्यायालय से मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ उच्च न्यायालय को भी उतनी ही अधिकारिता इस मामले में होती है। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है अनन्य, जिसकी वजह से आपका ये जो असर्शन है ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि अनन्य का मतलब होता है कि ओनली सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अधिकार उच्च न्यायालयों के पास भी है, हाई कोर्ट्स के पास भी है, इसलिए यहाँ पर आपका असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका रीज़न दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो आपका जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है, संरक्षक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपको बताया गया है कि असर्शन इनकरेक्ट है और इस जो रीज़न दिया गया है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं आपको क्या दिया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है। जो सुप्रीम कोर्ट है वह कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है और केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारिता प्राप्त है। तो जितने भी सेंट्रल लॉज होते हैं उनकी लीगैलिटी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी उतने ही अधिकार दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं और जो राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, इनकी वैधता को चेक करने का जो राइट है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है, तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार ना होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। कोई भी ऐसा कानून होता है जो संविधान के अनुसार नहीं होता तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और उच्च न्यायालय के द्वारा। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यहाँ पर बोला गया है कि कोई ऐसा डिसीजन है जो उच्च न्यायालय ने लिया है, उसके अगेंस्ट में आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में आर्टिकल 131A के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध और आर्टिकल 226 के तहत आर्टिकल 226A के तहत आर्टिकल 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने के संबंधी उपबंध दिए गए हैं।
43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इन्हें निरसित कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपको एजर्शन इनकरेक्ट दिया गया है और जो आपका रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 131A के तहत जो केंद्रीय कानून हैं उनके संवैधानिक वैधता के बारे में जो अनन्य अधिकार हैं वह सर्वोच्च न्यायालय को थे। लेकिन 43वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1977 में हुआ था उसके द्वारा इसे निरसित कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो इसलिए अब जो भी केंद्रीय कानून होते हैं उनके ऊपर जो संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न होते हैं उनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो 4 टाइप के आपको विवाद दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे विवाद हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन और ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो विवाद है, जो ये मामला है, यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, दोनों की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। लेकिन जो आपको केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद, एक से अधिक राज्य या कुछ राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, राज्यों के परस्पर विवाद और संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, ये जो 3 टाइप के मामले हैं ये सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। लेकिन जो आपका मूल अधिकारों का मामला है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के भाग 3 कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय के आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा, ये कुछ रिट्स के नाम हैं जो आपको बताए गए हैं। ये रिट्स निकाली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा। जो शेष आपको जो बचे हुए ऑप्शंस दिए गए हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र, अधिकारिता है वह सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं, उच्चतम न्यायालय के अंडर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 74, ऑप्शन बी आर्टिकल 56, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 और ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट को कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट जारी कर सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रिट्स जारी की। क्वेश्चन नंबर 70, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कानून बनाने का, जो संघीय सूची में सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर कानून बनाने का जो उच्चतम न्यायालय का अधिकार है वह अधिकार क्षेत्र किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, ऑप्शन सी संसद को या फिर ऑप्शन डी विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि कोई भी ऐसा मामला, विषय जो संघीय सूची में है उसके ऊपर कानून बनाने की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसे वह बढ़ा सकती है। पार्लियामेंट उस अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 138 के तहत संसद यानी कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाकर विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है।
आर्टिकल 138 क्लोज 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संज्ञा सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 138 क्लोज 1, उसके अंदर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वह कोई भी ऐसा मामला जो संज्ञा सूची में आता है उसके ऊपर कानून बनाने की शक्ति में उच्चतम न्यायालय की जो कानून बनाने की शक्ति है उस अधिकार को वह बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बताना है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसको दिया गया है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन सी संसद द्वारा विधि बनाकर, या फिर ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा यह अधिकार बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 138 है इसके क्लोज 1 में संसद को, पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 72, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। आपको बताना है कि संविधान में किसके बारे में बोला गया है कि वह उच्चतम न्यायालय से किसी कानून के ऊपर राय ले सकते हैं, रिकमेंडेशन उनकी ले सकते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अंडर में ये राइट दिया गया है कि वह किसी भी विधि पर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो विधि से रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड है, उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय से रिकमेंडेशन मांग सकता है, उनकी एडवाइस मांग सकता है। तो यहाँ पर आपका इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 क्लोज 1 में के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 73, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन जारी किया है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति ने ये अभिदेशन जारी किया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र है इनके लिए परामर्श लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ऑप्शन ए आर्टिकल 127 क्लोज 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 143 क्लोज 1, ऑप्शन सी आर्टिकल 143 क्लोज 11 और ऑप्शन डी आर्टिकल 144 क्लोज ए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 143 क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति को ये राइट दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1998 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन दिया था आर्टिकल 143 क्लोज 1 के तहत। इसमें 3 जजेस केस एक प्रसिद्ध केस था, एक फेमस केस था, जिसमें तीसरे नंबर पर यही केस था। सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में यह तीसरे नंबर पर था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने, यानी कि जो जजेस की बेंच थी उसके अंदर 9 जजेस थे, उसमें ये निर्धारित किया था कि जो उपयुक्त संदर्भ आपको दिया गया है, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की कोलेजियम के परामर्श से है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक कॉलेजियम बनाया जाएगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 4+ अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इनको मिलाकर एक कॉलेजियम बनेगा जो राष्ट्रपति को एडवाइस करेगा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं इनके जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेकर। क्वेश्चन नंबर 74, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है।
इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस ज्यूरिस्डिक्शन है उसके बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किसी मामले में अपना मत व्यक्त करे। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वह बाध्यकारी नहीं है, वह बाइंडिंग नहीं है कि राष्ट्रपति को वह अपनी एडवाइस दे, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बोला गया है कि जो एडवाइस ज्यूरिस्डिक्शन है उसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट को जो राइट दिया गया है एडवाइस देने का, उसके ऊपर पूर्ण पीठ की सुनवाई होती है। थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है कि परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। यानी कि जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है वह राष्ट्रपति के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ में बोला है उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपका थर्ड और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें बोला गया है कि जो एडवाइस दी जाती है उसके ऊपर उस सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ जो होती है वह सुनवाई करती है, और जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है वह सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से दो प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है लोक महत्व के विषयों में विधि या तथ्य संबंधी जो भी पब्लिक के इम्पोर्टेंस के लिए कानून होते हैं उनके ऊपर एडवाइस मांग सकते हैं, और किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समकक्षीय विषयों पर। प्रथम प्रकार के मामलों में यानी कि जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले होते हैं इनमें परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की ये खुद की मर्जी होती है कि वह सलाह मांगने पर सलाह दें या फिर ना दें, किंतु द्वितीय मामले में वह परामर्श अवश्य देते हैं। तो यानी कि वह बाइंडिंग होता है, जो आपको सेकंड टाइप का दिया गया है कि किसी पूर्व संवैधानिक कोई संधि करनी है, कोई समझौता करना है या फिर कोई भी और समकक्षीय सब्जेक्ट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपनी एडवाइस देनी होती है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है, और न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श के लिए निर्देश भेजे जाएंगे, यानी कि एक बार में एक से ज़्यादा के लिए भी निर्देश भेजे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपके सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, यहाँ पर आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वह किसे एडवाइस दे सकते हैं। ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ऑप्शन ए, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकते हैं। ऑप्शन सी, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को एडवाइस दे सकते हैं। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी विषयों पर उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकते हैं कोई भी सार्वजनिक महत्व पर या सार्वजनिक महत्व के कानूनी और तथ्यात्मक जो मामले होते हैं इनके लिए राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकते हैं, अगर राष्ट्रपति यह एडवाइस मांगते हैं तो। और ये एडवाइस दी जाती है आर्टिकल 143 के अंडर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवाइस दी जाती है वह राष्ट्रपति या सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय इस बात के लिए बाइंडिंग होता है कि वह अपनी एडवाइस दे। उनकी अपनी मर्जी होती है कि एडवाइस मांगे जाने पर वह एडवाइस देंगे या फिर नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या फिर तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं। आपको वो कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी एडवाइस देते हैं। ऑप्शन ए, अपनी पहल पर यानी कि अपनी मर्जी से एडवाइस देते हैं। ऑप्शन बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं, यानी कि
जो राष्ट्रपति हैं जब एडवाइस मांगते हैं तब सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देता है। ऑप्शन सी, तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होता है। और ऑप्शन डी, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर देता हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जब भी राष्ट्रपति पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई केस होता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होती है वह राष्ट्रपति या फिर गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए बाइंडिंग होता है कि वह अपनी एडवाइस जरूर दे। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्यों के मामले में राष्ट्रपति को एडवाइस देता है। जब राष्ट्रपति उससे ऐसा परामर्श के लिए कहता है या फिर मांगते हैं, जब राष्ट्रपति ऐसा एडवाइस मांगते हैं तब सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार यानी कि आर्टिकल 141 क्लॉज 1 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को ये प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति या फिर ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय करना समीचीन है यानी कि जरूरी है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकता है और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो उचित समझता है राष्ट्रपति को वह अपनी एडवाइस वैसी दे देते हैं जो उच्चतम न्यायालय को जरूरी लगती है। और राष्ट्रपति के द्वारा एडवाइस मांगने पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है कि वह अपनी एडवाइस दे। और अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देते हैं तो राष्ट्रपति भी इस बात के लिए बाइंडिंग नहीं है कि वह उनकी इस एडवाइस को जरूर माने। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। आपको 3 कंडीशन दी गई हैं और आपको बताना है कि कब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी एडवाइस देते हैं। फर्स्ट, स्वप्रेरणा पर व्यापक लोकहित के विषय में, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है तो अपनी मर्जी से सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड में बोला है कि यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगते हैं, यानी कि राष्ट्रपति कोई सलाह मांगते हैं उच्चतम न्यायालय से तो अपनी एडवाइस देते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड में बोला गया है कि केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित होता है, यानी कि जो मैटर है वह फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति जब भी किसी मैटर पर जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 143 के अंडर में राष्ट्रपति कोई भी ऐसा मैटर जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है उससे रिलेटेड एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइस देते हैं, लेकिन वह एडवाइस देने के लिए बाइंडिंग नहीं है और ना ही राष्ट्रपति ऐसी किसी एडवाइस को मानने के लिए बाइंडिंग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा सलाह मांगने पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, गुजरात में विधानसभा के चुनाव जो 2009 में हुए थे को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 2002 में गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसे चुनाव आयोग के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। तो इस स्थगन के ऊपर राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राष्ट्रपति ने किस आर्टिकल का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट से ऐसी राय मांगी थी। ऑप्शन ए आर्टिकल 142, ऑप्शन बी आर्टिकल 143, ऑप्शन सी आर्टिकल 144, ऑप्शन डी आर्टिकल 145। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 143 का यूज़ करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस मांग सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा।
भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? आपको बताना है कि ये जो शपथ दी गई है ये किसके द्वारा ली जाती है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के सदस्यों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है, चीफ जस्टिस के द्वारा ली जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यह शपथ ली जाती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नगत शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ली जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि जो ये शपथ है यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के द्वारा ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? यहाँ पर आपको बताना है कि पूरे देश में किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उस केस को किसी अदर कोर्ट में भेजने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के पास, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वह कंट्री में किसी भी कोर्ट में चल रहे किसी भी केस को किसी अदर कोर्ट में भेज सकते हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के आर्टिकल 139 क्लोज 1, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत यहाँ पर आपको बोला गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 139 क्लोज 1, सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 25 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वह कंट्री में किसी भी कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है उस केस को किसी अदर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों का अंतकरण कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उन्हें जो उनके ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर जो एरिया आता है उसके अंदर जो सुबॉर्डिनेट के कोर्ट्स हैं उनके केसेस को ट्रांसफ़र करने का राइट है। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर आपको 2 लिस्टें दी गई हैं। लिस्ट के एक साइड में आपको कुछ केसेस के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड में उन केसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें करेक्टली मैच है। फर्स्ट ए में दिया गया है A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, ये आपका निवारक अवरोध की प्रक्रिया से रिलेटेड है। बी में दिया गया है रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य, जो आपका स्वतंत्र भाषण पर रोक लगाने से रिलेटेड है। और थर्ड शंकरी प्रसाद वर्सेस भारतीय संघ, ये आपका संविधान संशोधन की पार्लियामेंट की जो पावर है इससे रिलेटेड है। और फोर्थ में दिया गया है चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य, जो आपका शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की जो समानता होती है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है वो उसके अंदर सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, आपका कोई भी सॉल्यूशन करेक्टली मैच नहीं करता है। तो आगे आपको इसके एक्सप्लेनेशन में बताया जाएगा कि कौन किसके साथ सही से मैच कर रहा है। A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित है। रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य केस जो है वह स्वतंत्र भाषण पर रोक लगाने से संबंधित है। और शंकरी प्रसाद वर्सेस भारतीय संघ संविधान में संशोधन करने की पार्लियामेंट की पावर से संबंधित है। चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए समानता से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि जो ये केसेस हैं वह किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 82, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? आपको बताना है कि जो ये केस है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वह किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उससे, ऑप्शन बी मूल ढांचे के सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति,
ऑप्शन डी अनुसूचित जाति के आरक्षण को बढ़ाना और ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट जॉब्स में जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी वह इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ के केस में की गई थी। और जो ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ जो केस है वह गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की एक 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्टर्स को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था। यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था कि गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी को। इस चीज़ को स्वीकार किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ केस में 1992 में। किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या फिर आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जो लोग क्रीमी लेयर और जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं यानी कि उनके पास कोई जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है वह इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि आर्टिकल 15 क्लोज 4 और आर्टिकल 16 क्लोज 4 के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। जो रिजर्वेशन दिया जाता है वह 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम है 1983 यह किस भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 355, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 256, ऑप्शन डी आर्टिकल 257। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 का उल्लंघन करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर। उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस भारत संघवाद में अपने दिए गए फैसले के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को आर्टिकल 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि 2005 में एक केस था सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस भारत संघ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम जो 1983 में बनाया गया था वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 का उल्लंघन करता है, इसलिए इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचायत अधिनियम 1983 अवैध रूप से जो इलीगल भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था, इस कानून के रहते केंद्र आर्टिकल 355 के तहत देश की सुरक्षा और संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में किया था। यहाँ पर आपको बताया गया है कि असम के अंदर बांग्लादेश के कुछ अवैध घुसपैठ घुस रहे थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि जो इनका एक अधिनियम है प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम, जिसे 1983 में बनाया गया था, उसे इलीगल कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 355 में उपबंधित है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आर्टिकल 355 में केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य की रक्षा करेगा किसी भी आंतरिक अशांति से और बाह्य आक्रमण से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 84, TDSAT के निर्णय को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? आपको बताना है कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो डिसीजंस होते हैं इनको चैलेंज कहाँ पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए ट्राई हाई सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी ट्राई एंड सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन सी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन डी केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में इनको चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT की स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट ट्रैफिक संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? यहाँ पर आपको 4 फीमेल जजेस के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी ऐसी 4th फीमेल जज है जिसकी अपॉइंटमेंट 2010 में हुई थी। ऑप्शन ए जस्टिस फातिमा बीबी, ऑप्शन बी जस्टिस सुजाता मनोहर, ऑप्शन सी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, ऑप्शन डी जस्टिस रूमा पाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा को 2010 में 4th जज बनाया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्ति प्रदान की गई थी, इन्हें अपॉइंट किया गया था। इससे पहले ये पटना के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थी। इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर और जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर सुशोभित की जा चुकी हैं। 13 सितंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त की गई थी तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश बनी थी। और इसके पश्चात 13 अगस्त 2014 को आर बानुमती, 27 अप्रैल 2018 को जस्टिस इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी और अब वर्तमान में 1 अप्रैल 2021 में सर्वोच्च न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं, जो 7 अगस्त 2018 को इस पद पर अपॉइंट की गई थी, इस पोस्ट पर अपॉइंट की गई थी। वे सर्वोच्च न्यायालय की कुल मिलाकर 8वीं महिला न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि नाम के साथ कि कौन सी फीमेल जज को किस टाइम जज बनाया गया था। यहाँ पर आपको नाम के साथ ईयर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? यहाँ पर आपको बताना है कि अभी फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने से पहले किसी भी हाई कोर्ट में जज नहीं थे। ऑप्शन ए DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी AM खानविलकर, ऑप्शन सी L नागेश्वर राव, ऑप्शन डी अशोक भूषण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। L नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने से पहले किसी भी हाई कोर्ट के जज नहीं थे। आगे इनके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और ये हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति S खानविलकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति L नागेश्वर। इनमें से L नागेश्वर ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले, जज बनने से पहले किसी भी हाई कोर्ट में जज नहीं थे, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ये 2003 से मई 2004 तथा 26 अगस्त 2013 से 18 अगस्त 2014 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और इनके बाद में 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला तथा कुल 8वीं व्यक्ति बनी हैं जो सीधे अधिवक्ता बार से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त की गई हैं।
क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय नागरिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपको यहाँ पर ये बताना है कि जिस टाइम जुडिशियल सिस्टम में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को शामिल किया गया था उस टाइम भारत के जज कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन ए M हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी PN भगवती, ऑप्शन डी AS आनंद। तो यहाँ पर आपको जो भी 4 जजेस के नाम दिए गए हैं उनमें से कोई भी उस टाइम जज नहीं थे, इसलिए आपके चारों के चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेन। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई है। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा वर्ष 1979 में हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य केस में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट केस बताया गया है। 1979 में एक फर्स्ट केस था जो हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य के बीच में था। इस टाइम पर जो जज थी वह PN भगवती थी और इनके द्वारा पहली बार जनहित याचिका को स्वीकार किया गया था। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। यानी कि ये जो पिटीशन डाली गई थी, PIL डाली गई थी, यह पुष्पा कपिला हिंगोरानी के द्वारा डाली गई थी। इन्हें जनहित याचिका की मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। जिस समय PN भगवती यह याचिका स्वीकार कर रही थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जिस टाइम PIL डाली गई थी उस टाइम PN भगवती सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जज थी, वह चीफ जस्टिस नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 में हुई थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिस टाइम फर्स्ट टाइम PIL डाली गई थी उस टाइम चीफ जस्टिस भारत के YV चंद्रचूड़ थे, जो 1987 से 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, और PN जो भगवती है वह इसके बाद चीफ जस्टिस बनी है। क्वेश्चन नंबर 88, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि जो PIL है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए संसदीय एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी न्यायिक पहल के द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, न्यायिक पहल के द्वारा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की खुद की पहल थी जनहित याचिका शुरुआत करने की। और जो पहली जनहित याचिका यानी कि PIL डाली गई थी वह पुष्पा कपिला हिंगोरानी के द्वारा डाली गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की खुद की पहल पर जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारत के कभी भी चीफ जस्टिस नहीं थे। ये चीफ जस्टिस नहीं थे, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सेकंड में बोला गया है कि न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका PIL के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। VR कृष्ण अय्यर PIL के प्रजनक में से एक माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ओनली 2। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर 1973 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे, अपॉइंट किए गए थे, और वह भारत के कभी भी चीफ जस्टिस नहीं थे। न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्रारंभ करने वाले और प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर आपको PIL की फुल फॉर्म बतानी है कि PIL की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन बी पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, ऑप्शन सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन और ऑप्शन डी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन।
तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है पीआईएल की फुल फॉर्म। पीआईएल का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसे हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है। जनहित याचिका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है, यानी कि आप पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में भी डाल सकते हैं और हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जनहित याचिका पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली जाती है वह कहाँ पर डाली जाती है। ऑप्शन ए केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन बी केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट्स में। ऑप्शन सी केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, या फिर ऑप्शन डी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। पीआईएल यानी कि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका को हाई कोर्ट्स में भी डाल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट्स में भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर आपको एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। एजर्शन में बोला है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है, और एजर्शन जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकते हैं जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुँच पाने में असमर्थ है। तो जो आपको एजर्शन दिया गया है और रीज़न दिया गया है वो दोनों के दोनों सही हैं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो खुद न्यायालय नहीं जा सकता है तो उसके बिहाफ में कोई और व्यक्ति है जो जनहित याचिका डाल सकते हैं ताकि उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। इसलिए यहाँ पर आपकी एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। एजर्शन और रीज़न दोनों सही है, और जो रीज़न दिया गया है वह एजर्शन का सही क्लैरिफिकेशन करता है, स्पष्टीकरण करता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई भी व्यक्ति या समूह, किसी भी व्यक्ति समूह या समाज के हित संबंधी मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकता है। इसलिए आपका एजर्शन भी सही है और रीज़न भी दोनों सही है। आगे का क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 93, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। आपको बताना है कि जो पीआईएल है उसका ओरिजिन किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी यूएसए में, और ऑप्शन डी यूके में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यूएसए में पीआईएल का ओरिजिन हुआ था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव यूएसए अमेरिका से हुआ है। पीआईएल का ओरिजिन यूएसए से हुआ है, अमेरिका से हुआ है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी। आपको बताना है कि जो पीआईएल है इसकी अवधारणा की शुरुआत किस देश में से हुई थी। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से पीआईएल की शुरुआत हुई थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता संबंधित है। आपको बताना है कि भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी जनहित याचिका से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी न्यायिक स्वतंत्रता से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वह जनहित याचिका पीआईएल से संबंधित है, रिलेटेड है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म, यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों से संबंधित है, लेकिन वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। इसलिए आप ऑप्शन बी को करेक्ट मानेंगे। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि पीआईएल जनहित याचिका की जो प्रक्रिया का माध्यम है, प्रोसीजर है, उसी के द्वारा न्यायिक सक्रियता भारत के अंदर कुछ चेंजेस ला सकी है। इसलिए आप ऑप्शन बी को ही करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है। वह न्यायालय है। आपको बताना है कि एक कोर्ट था जिसमें जजमेंट दी गई थी, जिसकी वजह से जो फीमेल की कंडीशंस है भारत में वह सही हुई है, और यह केस 2003 में हुआ था। तो आपको बताना है कि ये डिसीजन किस कोर्ट का था। ऑप्शन ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय,
ऑप्शन बी लोकल कोर्ट, ऑप्शन सी विशेष न्यायालय, ऑप्शन डी यूपी का उच्च न्यायालय यानी कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक डिसीजन के द्वारा ही भारत में जो फीमेल की कंडीशन है वह प्रतिष्ठित हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है। 23 दिसंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के जज M.B. शाह और सेकंड जज डॉक्टर A.R. लक्ष्मण की पीठ ने विजयलक्ष्मी वर्सेस पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य में दिए गए निर्णय में ये अभी निर्धारित किया है कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक केस था विजयलक्ष्मी वर्सेस पंजाब विश्वविद्यालय एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, उसमें ये बोला गया था कि लड़कियों को सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अपॉइंट करना आर्टिकल 14, 15 और 16 में जो समानता दी गई है उसका उल्लंघन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 97, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में यह पाया है कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अपने डिसीजन में ये बोला है कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता होती है। ऑप्शन ए रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, ऑप्शन बी विनीत नारायणी वर्सेस भारत संघ, ऑप्शन सी 2G स्पेक्ट्रम घोटालावाद, ऑप्शन डी कोयला आवंटन घोटालावाद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कोयला आवंटन घोटालावाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में ये बोला है कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटालावाद की सुनवाई के दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी है। जो भारत के अंदर CBI होती है उसे पिंजराबंद तोता बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 98, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया था समलैंगिकता से संबंधित, वह किस आर्टिकल से रिलेटेड है। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377, ऑप्शन बी भारतीय संविधान का आर्टिकल 377, ऑप्शन सी भारतीय संविधान का आर्टिकल 277 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 से रिलेटेड है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने, जिसके अंदर 5 जजेस थे, 5 जजेस की बेंच ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक यानी कि इसके कुछ पार्ट से असंवैधानिक घोषित किया था और ये बोला था कि IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 99, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होती है, वह सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीजर होती है वह इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय कानून 1966 के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय संविधान के आर्टिकल 145 के द्वारा, ऑप्शन सी संसद के द्वारा बनाए गए विधेयक के द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 के द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई होगी, प्रोसीजर होगी, वह इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होगी वह भाषा के संबंध में उपबंधित किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक कि संसद विधि के द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यहाँ पर आपको बोला गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 में ये बोला गया है कि जब तक पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना देती तब तक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यवाही है वह
इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ये सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा है। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।